नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। चुनावी राज्यों में सियासी घमासान जारी है तो प्रचार अभियान बहुत तेजी से जोर पकड़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम में थे, जहां उन्होंने 3 चुनावी रैलियां की। पीएम मोदी ने कांग्रेस की नीतियों पर हमला बोला तो डबल इंजन सरकार की हैट्रिक लगाने का असम में दावा किया। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने भी असम समेत अन्य राज्यों में जमकर प्रचार किया। कैसा है असम का सियासी पारा, करेंगे इस खबर पर विस्तार से चर्चा। होगी बात मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के बीच भारत सरकार के लगातार प्रयासों की, ताकि देश में किसी प्रकार की कोई कमी ना होने पाए। इसके अलावा भी होगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री मोदी ने असम में किया जीत की हैट्रिक का ऐलान। घुसपैठ और पाकिस्तान से मिली भगत को लेकर कांग्रेस को घेरा। कहा, कांग्रेस ने वही गीत गाया जिसकी धुन पाकिस्तान ने तैयार की। प्रचार के साथ नामांकन का दौर जारी। केरलम में अमित शाह ने किया मेगा रोड शो। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने तमिलनाडु की अविनाशी सीट से भरा पर्चा। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी ने भी केरलम में किया पार्टी के लिए प्रचार। असम में पासपोर्ट की लड़ाई में पाकिस्तान कनेक्शन। शर्मा दंपति ने गौरव गोगोई पर लगाए पाकिस्तान से करीबी रिश्ते के आरोप। कहा, चुनाव को प्रभावित करने की हो रही कोशिश, अदालत जाने की दी है चेतावनी। भाजपा ने बनाया 47वां स्थापना दिवस। प्रधानमंत्री ने भाजपा कार्यकर्ताओं की निस्वार्थ सेवा भावना को सराहा। कहा, यूसीसी और वन नेशन वन इलेक्शन है पार्टी का अगला मिशन। सरकार ने फिर दोहराया, देश में गैस और तेल पर्याप्त। 1 मार्च से अब तक 18 करोड़ से अधिक घरेलू सिलेंडर डिलीवर। खाद्यान्न के भी पर्याप्त भंडार। पिछले 2 दिनों में 2 एलपीजी पोत ग्रीन सानवी और ग्रीन आशा ने पार किया स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए को औपचारिक रूप से सौंपी मालदा मामले की जांच। राज्य पुलिस को तुरंत देने होंगे जांच से जुड़े दस्तावेज। कोर्ट ने कहा, जरूरत पड़ने पर एनआईए भी दर्ज करा सकती है नई एफआईआर। चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को कड़ी फटकार। और सुर्खियों के बाद में शुरुआत करते हैं इस वक्त की चुनावी खबरों से जुड़ी अहम बातों की। प्रधानमंत्री ने असम में कुल 3 चुनावी रैलियां की। बारपेटा, होजाई और डिब्रूगढ़ की रैलियों में उनका निशाना सीधे तौर पर कांग्रेस पर रहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने विकास विरोधी, देश विरोधी और असम विरोधी नीतियां अपनाई हैं, इसलिए असम सहित देश को नुकसान उठाना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया है कि भाजपा तीसरी बार असम में राज्य सरकार बनाने में सफल होगी। असम विधानसभा के आम चुनाव में प्रधानमंत्री की रैलियां कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा रही हैं। बारपेटा रैली स्थल पहुंचने से पहले लोगों का जबरदस्त उत्साह दिखा। उन्होंने असम में अशांति और संघर्ष के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। वहीं कांग्रेसी नेताओं के पाकिस्तानी सुर और कनेक्शन पर उन्होंने तंज कसा। कांग्रेस मोदी को नीचा दिखाने के लिए सेना के शौर्य को भी गाली देती है। सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, हमने देखा है कि कांग्रेस ने हमेशा दुश्मनों के एजेंडे को ही हवा दी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान को कुछ ही घंटों में घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन कांग्रेस ने वही गीत गाया जो पाकिस्तान ने लिखा था, जिसकी धुन पाकिस्तान ने तैयार की थी और जो पाकिस्तान को पसंद है। कांग्रेस नेताओं का ये पाकिस्तान कनेक्शन हमेशा देश पर भारी पड़ता है। साथियों, कांग्रेस ने हमारी फौज से कैसे विश्वासघात किया है, इसका एक उदाहरण वन रैंक वन पेंशन भी है।
कांग्रेस ने मेरे फौजी भाइयों को दशकों तक ओआरओपी से वंचित रखा। कांग्रेस पर प्रधानमंत्री का तीखा हमला डिब्रूगढ़ की रैली में भी जारी रहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जमीनों को हड़पने और उन्हें कब्जाने का काम करती है। वो एक ऐसी पार्टी है जिसे गरीबों की चिंता नहीं, बस शाही परिवार के लिए वो फिक्रमंद रहती है। कांग्रेस की जो यथाकथित फर्स्ट फैमिली है, दिल्ली में जो रहती है, शाही परिवार, जो देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है, असली लैंड एटीएम तो वो है। इन लोगों पर दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में नेशनल हेराल्ड घोटाला करके हजारों करोड़ रुपए की जमीन पर कब्जा करने का आरोप है। कांग्रेस को आज जमीन की याद इसलिए आई क्योंकि इसकी राजनीतिक जमीन खिसक गई है। कांग्रेस को असली समस्या इस बात से है कि बीजेपी एनडीए सरकार असम की मूल संतानों को, जनजातीय समाज को भूमि के पट्टे क्यों दे रही है। ट्राइबल परिवारों को जमीन का हक मिलना कांग्रेस को अच्छा नहीं लग रहा। कांग्रेस को असली दर्द इस बात से है कि बीजेपी एनडीए सरकार टी गार्डन के लाखों परिवारों को जमीन के पट्टे क्यों दे रही है। होजाई की चुनावी सभा में उन्होंने कहा कि कांग्रेस का विकास के प्रति हमेशा से रवैया बेरुखी भरा रहा है। कांग्रेस ने देश को विभिन्न वर्गों में बांटने और लड़ाने का काम किया है, जबकि भाजपा एनडीए की सरकार इंफ्रा विकास और लोगों के हितों के मद्देनजर दूरदर्शी नीतियों को अपनाती है। यही वजह रही कि असम में इंफ्रा इंडस्ट्री का काम मौजूदा सरकार ने तेजी के साथ किया है। उर्मिलेश अमरेंद्र के साथ अश्वनी मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। असम में भी सभी दल प्रचार में जुटे हैं, लेकिन कांग्रेस के आरोप के बाद यहां की सियासत पासपोर्ट मामले पर केंद्रित हो गई है। कल कांग्रेस ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के परिवार पर आरोप लगाए थे और उसके बाद सीएम शर्मा और बीजेपी ने तथ्यों के साथ कांग्रेस के आरोपों को पूरी तरीके से खारिज किया। तो कांग्रेस नेता गौरव गोगोई और कांग्रेस पार्टी पर पाकिस्तान के एजेंडे पर राजनीति करने का आरोप लगाया। इस बीच असम में चुनाव प्रचार भी जोर शोर से जारी है, तो आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तीखा हो गया है। किन मुद्दों पर असम की राजनीति आज दिन भर गरमाई रही, देखिए इस रिपोर्ट को। 9 अप्रैल को चुनाव से पहले असम का चुनावी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा को लेकर कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि उनकी पत्नी के पास एक से ज्यादा पासपोर्ट हैं, जिसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी में जोरदार वार पलटवार हो रहा है। कांग्रेस जहां अपने आरोपों पर कायम है, तो हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी ने इस मामले में पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने प्रेस वार्ता करके कांग्रेस पर आरोप लगाया कि पाकिस्तान की मदद से कांग्रेस नेता उनके खिलाफ झूठे आरोप लगा रहे हैं। दिन में 1000 झूठ बोल सकते हैं, इतने दिन से झूठ बोलते आ रहे, अपने परिवार के संपत्ति को लेकर, अपने परिवार के विदेश में जो उनके व्यापार है उसको लेकर, सारा ये झूठ का पर्दाफाश कांग्रेस पार्टी करने वाली है। Anybody can pay 20,000 Indian rupees, $199. Anybody can register any company in that state. हमारे सबसे जो बड़ा एलिगेशन है, भाई आप पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप से क्यों मदद लिए? पहले ही हमारा एलिगेशन है गौरव और पाकिस्तान आर इन टच। हमारे बारे में जो बोला है, we will go to the court of law everything. बट मेरा खरा एलिगेशन है व्हाई पाकिस्तान इज हेल्पिंग गौरव गोगोई। बट मेरा दुख ऐसा ही लगा कि गौरव गोगोई, तरुण गोगोई का बेटा इतना निचली स्तर तक क्यों उतर गया। तो पाकिस्तान हमारा चुनाव इन्फ्लुएंस करेगा, मैं ये बात आप लोगों को जुलाई से बोल रहा हूँ। देखिए, आज आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं बल्कि इस्लामाबाद नेशनल कांग्रेस बन चुका है। पिछले 10-12 दिनों से हर रोज पाकिस्तान की मीडिया में ये चर्चा हो रही है कि कैसे असम में हिमंता जी और बीजेपी की सरकार को हटाकर एक कांग्रेस की सरकार को इंस्टॉल किया जाए, क्योंकि गौरव गोगोई और उनका परिवार पाकिस्तान का एजेंट है।
कागजों को जारी करते हुए हिमंत बिस्वा शर्मा ने स्पष्ट किया कि तकनीक के माध्यम से उनके परिवार के खिलाफ झूठे कागजात तैयार किए जा रहे हैं। इसी बीच गौरव गोगोई और हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिनिकी भुइया शर्मा के बीच भी एक्स पर वार पलटवार का दौर तेज हो गया है। गौरव गोगोई ने हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी पर आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कहा कि हिमंता बिस्वा शर्मा को निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए। क्या हिमंता शर्मा की पत्नी के पास दुबई का गोल्डन वीजा है? क्या गोल्डन वीजा भारतीय पासपोर्ट पर है? इन सवालों को हास्यास्पद बताते हुए रिनिकी भुइया शर्मा ने एक्स पर लिखा, ना तो मेरा, ना मेरे बच्चों का, ना ही मेरे पति का दुबई या भारत के बाहर कहीं भी कोई व्यापारिक हित या संपत्ति है। अब आपकी बारी। क्या आप बता सकते हैं कि उनकी पत्नी का पाकिस्तान में कोई बैंक खाता है या कभी था? और क्या आप ये जानकारी सार्वजनिक करेंगे? यह भी दिलचस्प है कि 24 घंटे के भीतर ही आप मिस्र के पासपोर्ट पर गोल्डन वीजा के अपने दाव से पीछे हटकर अब भारतीय पासपोर्ट की बात कर रहे हैं। जहां एक और सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के परिवार पर लगे आरोपों का मामला गरमाया हुआ है, वहीं असम में चुनाव प्रचार भी जोरदार तरीके से जारी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने असम में पार्टी के लिए प्रचार किया और बीजेपी पर हमला बोला, तो भाजपा की ओर से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा समेत कई स्टार प्रचारकों ने मोर्चा संभाला और कांग्रेस पर घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। बीजेपी के लोग वोट के लिए कुछ भी बातें कर देते हैं। कभी ये कहा था कि वे आसाम अकॉर्ड को लागू करेंगे, फिर कहा कि आसाम को फ्लड और इरोजन फ्री बना देंगे, लेकिन मोदी जी ये सारे वायदे भूल गए। बीजेपी की सरकार वो किसानों की सरकार है, आदिवासियों की सरकार है, जंगल जमीन और घुसपैठियों के खिलाफ लड़ने वाली सरकार है। जो लोग, आप बताओ, ये घुसपैठियों को बाहर निकालना है कि नहीं निकालना है? बोलो, कांग्रेस पार्टी ने ये घुसपैठी बसाए कि नहीं बसाए? बोलो, आपके हक को खाया कि नहीं खाया? असम विधानसभा चुनाव में प्रचार के कई रंग देखने को मिल रहे हैं। असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने बीजेपी उम्मीदवारों और नेताओं के साथ नगांव में रैली के दौरान पार्टी के चुनावी गाने पर थिरकते नजर आए। असम में 9 अप्रैल को एक ही फेज में चुनाव होंगे और वोटों की गिनती 4 मई को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस बाद जब वापस आएंगे तो असम के सियासी घमासान पे करेंगे चर्चा। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला। सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। जब हमने वर्ल्ड कप जीता तो सिर्फ हमारी टीम नहीं जीती, पूरा देश जीत गया। उस पल हर खिलाड़ी और हर देशवासी गर्व महसूस कर रहा था। लेकिन ये जीत अचानक नहीं आई। वर्ल्ड कप के दौरान कोच और हमारा सपोर्ट स्टाफ हर टीम के आंकड़े और स्टैट्स इकट्ठा करते थे। इन्हीं आंकड़ों से हम रणनीति बनाते थे और फिर मैदान पर उतरकर उसे सच कर दिखाते थे। ठीक इसी तरह देश में जनगणना 2027 शुरू होने वाली है। जब एन्यूमरेटर आपके घर आए, उनका स्वागत करें। वो आपसे पूछेंगे कुछ सवाल, आपके जवाबों से एकत्र होंगे कुछ आंकड़े। फिर इन्हीं आंकड़ों के आधार पर देश बनाएगा नीतियां और योजनाएं, ताकि हर जन तक पहुंचे प्रगति और विकास। इसीलिए जब एन्यूमरेटर आपके घर आए तो उन्हें सही और सटीक जानकारी जरूर दीजिए, क्योंकि जैसे सही रणनीति से मैच जीता जाता है, वैसे ही सही आंकड़ों से देश आगे बढ़ता है। हमारी जनगणना, हमारा विकास। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। चमकी चाट से क्या बना है? क्या बना है?
आलू चाट या फ्रूट चाट, स्वाद बढ़ाए चमकी चाट, स्वादिष्ट पकोड़े और बरसात, अरे चमकी चाट है इसकी जान, चमकी चाट है इसकी जान, हर जुबान पे ये छाया। अब बताओ स्वाद आया? आया। असली स्वाद सिर्फ चंकी चाट। मसाले सच MBH। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और ब्रेक पर जाने से पहले हम जिक्र कर रहे थे असम के सियासी चुनावी प्रचार का, और इस खबर पे हम करेंगे चर्चा। इसी से जुड़ा है आज का हमारा विशेष भी, जो इस वक्त आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर। असम का संग्राम पाकिस्तान कनेक्शन पर घमासान, क्योंकि असम के चुनावी प्रचार में पाकिस्तान कनेक्शन को लेकर घमासान मचा हुआ। इस खबर पर बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है, उनका परिचय आपसे करवाते हैं। प्रमोद स्वामी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, असम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार रविशंकर रवि हैं, संपादक दैनिक पूर्वोदय के। इसके अलावा कांग्रेस के नेता संदीप त्रिपाठी भी हमारे साथ बहुत जल्दी जुड़ेंगे, उनके साथ भी हम बात करेंगे। फिलहाल अभी दो मेहमान हमारे साथ मौजूद है। प्रमोद स्वामी जी, क्योंकि असम में लगातार पाकिस्तान को लेकर दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, आपकी ओर से भी, आपके विपक्षी कांग्रेस की ओर से भी। आपके मुख्यमंत्री के ऊपर सीधे तौर पे आरोप लगाया गया कि साहब किस तरीके से उनके पत्नी के एक से ज़्यादा पासपोर्ट हैं, उनके वित्तीय हितों को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े किए गए। देखिए, सारे आरोप जो है वो फेक आरोप है। माननीय मुख्यमंत्री ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को स्पष्ट किया है। FIR भी लॉन्च की गई है, और मैं चुनौती देता हूं कांग्रेस के नेताओं को, अगर उनके पास में तथ्य है तो वो PIL दाखिल करे, लेकिन वो PIL दाखिल नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास तथ्य नहीं है। वो सिर्फ चुनाव के पहले इस तरह के सनसनीखेज बयान देकर करके लोगों के अंदर में कंफ्यूजन पैदा करना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास पे कोई मुद्दा नहीं है। आज हम विकास के मुद्दे पर लड़ रहे हैं, हम विरासत को संरक्षण देने के मुद्दे पर लड़ रहे हैं। 27,000 करोड़ के सेमीकंडक्टर का प्लांट जब जोरहाट में लगा, जागी रोड में जब लगा, तो मल्लिकार्जुन खड़गे के साहब के पुत्र ने सवाल उठाया कि ये प्लांट आसाम में लगाने की क्या जरूरत थी, इसको तो कर्नाटक में लगाया जाना चाहिए। तो जब कांग्रेस के नेताओं की आसाम के बारे में ऐसी सोच है, तो फिर उन्हें आसाम में चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए। और जहां तक गौरव गोगोई के ऊपर बात है, तो SIT गठन की, SIT ने रिपोर्ट दी, लीड इंडिया से उन्होंने जो दरमा ली है, वो पाकिस्तान का एक NGO है, उससे उन्होंने पैसे लिए, लेकिन उसके बारे में उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी, ना अपने एफिडेविट में जानकारी दी। तो पाकिस्तान से अगर वो पैसे ले रहे हैं तो उनकी जानकारी उनको देना चाहिए, वो किस तरह के काम करते हैं ये जनता को उन्हें बताना नहीं चाहिए। तो जिनके आरोप उनके ऊपर है, लेकिन वो बचने के लिए मनगढ़ंत आरोप जो है लगा करके चुनाव में एक सनसनीखेज आरोप प्रत्यारोप करके उन्हें पता है कि वो हताशाग्रस्त है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, न विकास का मुद्दा है, न विरासत का मुद्दा है, न घुसपैठ का उन्होंने कुछ किया। आप देखिए, जो हमारे सत्र की माटी थी पत्रनुआ में, उसके ऊपर में घुसपैठियों ने कब्जा कर लिया था। 1.60 लाख बीघा माखनी जो है। प्रमोद स्वामी जी, मैं घुसपैठ वाले मसले पे और जमीन के मुद्दे पे भी आऊंगा आपके पास में, इस मुद्दे पर रहते हैं। और रविशंकर रवि जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। रवि जी, क्या ये राजनीति में एक बड़ा इस बार चुनावी तौर पे मुद्दा है इस वक्त, जो कांग्रेस की ओर से लगाया गया हेमंत बिस्वा शर्मा उनके परिवार को लेकर? क्या ये अपने आप में कोई तथ्य है इसमें, या अपने आप में महज राजनीति से प्रेरित एक आरोप है? रवि जी, देखिए, चुनाव के 3-4 दिन पहले इस तरह के आरोप लगाए जाने, निश्चित रूप से इसको लेकर समझा जा सकता है कि ये एक राजनीतिक फायदे के लिए इस वक्त का ये इस तरह की बातचीत की जा रही है। और उसका परिणाम ये हुआ है कि अभी असम की राजनीति में आज, जबकि प्रधानमंत्री असम के दौरे पर है और उन्होंने जो बातें की, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से अभी तक ये उनका 42वां दौरा है। तो कैसे इन चीज़ों को डाइवर्ट किया जाए, और जिस ढंग से असम में आज भी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं जी। ये प्रभाव इसलिए है कि असम के साथ उनका सिर्फ राजनीतिक संबंध नहीं रहा, आत्मीय संबंध रहा है। और जिस ढंग से उन्होंने नॉर्थ ईस्ट को प्रमोट किया, मार्केटिंग की, अगर मैं आज के सब बाजार की भाषा में करूं, काजीरंगा में एक रात रुकने का क्या मतलब था? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को पूरे विश्व के पटल तक ले जाना, इस तरह की जो पहल है, उसके बीच में जब इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते हैं तो उससे क्या होता है, जो बुनियादी मुद्दे हैं, जो जमीन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो, लेकिन क्या हुआ कि पूरा मुद्दा ही डाइवर्ट हो गया
और व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप के बीच ये मुद्दा उलझ गया। ठीक है, वो बात व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप पर चलेगी बजाय असम के जमीनी मुद्दों को लेकर। संदीप त्रिपाठी जी कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ गए। संदीप जी स्वागत है। सवाल यही कि हेमंत बिस्वा शर्मा, उनके परिवार पे जो कांग्रेस की ओर से आरोप लगाया गया, साफ तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी आरोपों को झूठा बताया गया। हेमंत बिस्वा शर्मा की खुद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साफ तौर पर उन्होंने पुलिस में मामला भी दर्ज कराया। वो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि मुद्दा भटकाने की कोशिश आप लोगों के द्वारा की जा रही ताकि जमीनी मसलों पे बात ना हो, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप पे बात चली जाए। संदीप जी। सर, मुख्यमंत्री जी ने इसके पहले भी कई सारे एफआईआर दर्ज कराए हैं अपनी सरकार में रहते हुए। यहाँ तक कि जिन पवन खेड़ा जी के बारे में आज एक मुख्यमंत्री की भाषा देखिए सर, मैं चैनल पे नहीं बोल सकता हूँ, क्या क्या बोल रहा है, ये समझते हैं, मतलब गाली दे के बात कर रहा है। ये मुख्यमंत्री की हताशा है। और रही बात भ्रष्टाचार की सर, तो भ्रष्टाचार के आरोप तो उन पर तो भारतीय जनता पार्टी ने लगाए थे। हमारे आरोप चलिए झूठे हो सकते हैं, आपने जो आरोप उनके कांग्रेस में रहते हुए लगाए थे उस पर आपका क्या कहना है? अभी वाले आरोपों पे कांग्रेस टिकी हुई है जो अभी लगाए कल पवन खेड़ा जी ने और तमाम कांग्रेस के नेताओं ने? बिल्कुल सर टिकी हुई है, अभी तक आप बिल्कुल टिकी है सर। तो बीजेपी कह रही है कि अगर आप इतने बीजेपी कह रही है कि अगर आप इतना श्योर हैं, आप पे पुख्ता अगर सबूत है तो आप जाइए पुलिस में मामला दर्ज कीजिए, कोर्ट कचहरी और PIL दाखिल कीजिए। आपको करना चाहिए अगर इतनी पुख्ता जानकारी आपके पास में है तो। बीजेपी आरोप आपको चैलेंज कर रही है। सर, इस देश में जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, FIR की बात कर रहे हैं, शरीर बैठी है। इस हमारे ऊपर सर मर्डर का अटेम्प्ट हुआ और बस 5 दिन से परेशान हूं, FIR नहीं हो रही, आप कह रहे चले जाइए FIR लिखा लीजिए। मेरे खुद की घटना है सर, आप कह रहे हैं कि FIR हो जाएगा, तो मुझे तो नहीं लगता है कि इस तरीके से FIR हो जाएगा। जैसे कह देने मात्र से FIR हो जाता, तब तक भारतीय जनता पार्टी के आधे नेता जेल में होते सर। मतलब ठीक है, मतलब ये मैं घटना विशेष की बात नहीं कर रहा, लेकिन मतलब आप कह रहे हैं कि कोई मामला है जिसमें FIR दर्ज नहीं होती है, कोर्ट भी जाने का उसका तरीका होता है, वहां से भी FIR होती है जी। हाँ सर, होते हो, वो तो होगा ही सर, वो तो लास्ट विकल्प है। अब रही बात कोर्ट की सर, बहुत सारे मामलों में भारतीय जनता पार्टी 2014 के पहले कोर्ट गई, आज तक एक मामला साबित नहीं कर पाई कांग्रेस के खिलाफ, पहली चीज। दूसरी चीज, हम सर बहुत सारे मामलों में लेकर गए कोर्ट में और आज भी वो मामले चल रहे हैं, वो जिंदा है। इस मामले को लेकर जाएंगे जो मौजूदा मामला है शर्मा, हेमंत बिस्वा शर्मा की धर्मपत्नी को लेकर आप लोगों जो आरोप लगाए हैं, उस मामले को लेकर कोर्ट में जाएंगे? आर्यन जी, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 4 मई को सरकार हमारी बनने जा रही है, तो हमें कोर्ट में नहीं जाना पड़ेगा। प्रमोद स्वामी जी वो कोर्ट नहीं जाएंगे, सरकार बनेगी, उसके बाद वो खुद ही जांच करा लेंगे और आपके ऊपर वो आरोप लगा रहे कि साहब जी प्रमोद जी। हाँ, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, देखने में कोई फर्ज नहीं है, जब चुनावी नतीजे आएंगे तो पता चल जाएगा। रही जहां तक भ्रष्टाचार की बात, यूपीए की जब सरकार थी तो हमारे नेताओं ने PIL डाला और SIT गठन हुई और SIT गठन करके जांच हुई, और आज नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया जी और राहुल जी बेल में हैं। अगर इनके पास में तथ्य है तो ये भी PIL दाखिल कराए ना, ये PIL दाखिल नहीं करवाएंगे, ये FIR लॉन्च नहीं करेंगे, ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ का पुलिंदा लेकर के जनता को गुमराह करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि ये चुनाव है। ये हताशा क्या आप इससे पहले यही कर रहे थे? आसाम प्रदेश कांग्रेस संदीप जी अरे आप बोलिएगा, मैं बोल लेता हूँ, आप जवाब दीजिएगा। आप जवाब दीजिएगा। इनके आसाम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो पूर्व अध्यक्ष है भूपेन बोरा जी, वो पार्टी छोड़ के चले गए, वो बीजेपी में आ गए। इनके नौगांव के जो सांसद है, जिनका 3.5 साल का टर्म बाकी है, उन्होंने पार्टी छोड़ दी और वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट। प्रमोद जी, ये तो देखिए दोनों तरफ से चलता रहता है, ये पक्ष विपक्ष में के पास में तो कोई नेता ही नहीं बचा है। नहीं प्रमोद जी, ये तो पक्ष विपक्ष में चलता रहता है, ऐसी बहुत सी फहरिस्त है दोनों तरफ की, कोई मुद्दा नहीं है जी। मैं 2 मिनट में अपनी बात खत्म करना चाहूंगा, सिर्फ 2 मिनट में। देखिए, आसाम से हमारे आते हैं डॉक्टर भूपेन हजारिका साहब, स्वर्गीय गोपीनाथ बरदोले जी, इनको भारत रत्न इन्होंने नहीं दिया, इनको NDA सरकार ने भारत रत्न दिया है। तो आसाम के प्रति इनका जो प्रेम है वो मात्र दिखावा और छलवा ठीक है रविशंकर जी, सवाल यह कि प्रधानमंत्री की भी आज 3 रैलियां थी, उन्होंने साफ तौर पे
कांग्रेस पार्टी की जो पूर्ववर्ती सरकारें थी उन पर आरोप लगाया कि साहब घुसपैठ के लिए वो जिम्मेदार हैं, किस प्रकार से घुसपैठियों के पक्ष में वो कानून लाना चाहते हैं, कैसे उन्हें स्थायी वोटर बनाना चाहते हैं, और पाकिस्तान में जो धुन तैयार होती है वही गाना कांग्रेस गाती है। सीधे तौर पर उन्होंने आरोप लगाया कांग्रेस को पाकिस्तान परस्त नीति पे काम करने और देश विरोधी एजेंडा चलाने को लेकर उन्होंने सीधे तौर पर घेरा। ये कितना बड़ा विषय है, मुद्दा है इस वक्त के चुनाव को लेकर असम में? देखिए, असम में खास करके जिस ढंग से बांग्लादेश से घुसपैठ होती रही है और उसके बावजूद भी बांग्लादेश जिस ढंग के पैंतरे अपनाता रहा है सीमा पर, हाल फिलहाल ही जब वहाँ पर सत्ता बदली और उसके बाद कई चीज़ें हुई तो असम के लोगों को वहाँ पर काफ़ी कठिनाई हुई। इसलिए प्रधानमंत्री बार बार प्रधानमंत्री के कहने का मतलब सीधा एक है कि जो असमिया लोग हैं, जो खिलंजिया, यहाँ की भाषा में भूमिपुत्रों को खिलंजिया बोलते हैं, उनकी भाषा, संस्कृति, ये सारी चीजें सुरक्षित हों, और वह तभी सुरक्षित होंगी जबकि बांग्लादेश से आए हुए जो लोग असम में बस गए हैं, वो अवैध नागरिक हैं या विभिन्न तरीकों से वो भारत के नागरिक बन चुके हैं, उसकी वजह से जो असम के जो मूल लोग हैं उनकी सामाजिक राजनीतिक सुरक्षा भी खतरे में। प्रधानमंत्री के कहने का मतलब सीधा सीधी यही है कि जो असम के मूल निवासी हैं, जो खिलंजिया हैं, हम उनको बचाएंगे और वह तभी बचेंगे, उनकी भाषा संस्कृति तभी बचेगी जी जबकि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक है संदीप जी, सवाल ये कि प्रधानमंत्री आज अपनी तीनों असम के लोग जी आता हूं रवि जी आपके पास में। संदीप जी, सवाल ये कि प्रधानमंत्री अपनी रैली में सीधे तौर पे कांग्रेस को निशाने पे लेते हैं और पाकिस्तान परस्त एजेंडे पर कांग्रेस काम कर रही है, पहले भी किया है, और जिसकी वजह से घुसपैठ जैसी समस्या है और मूल निवासियों की पहचान आज संकट का विषय हो गया है असम में। संदीप जी देखिए सर, अब असम के नजदीक तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, लेकिन मोदी जी जब अगर तक्षशिला यूनिवर्सिटी को बिहार में ला सकते हैं तो असम के बगल पाकिस्तान भी ला सकते हैं। विषय सर बड़ी मतलब हास्यास्पद है सर कि 10 साल आपकी सरकार वहां पे, 12 साल आपकी सरकार केंद्र में, और आप वहां एनआरसी हो जाने के बाद 19 लाख लोगों को आइडेंटिफाई करने के बाद भी एक व्यक्ति का आप नाम नहीं निकाल पाते, उसको इस देश से नहीं निकाल पाते, फिर भी सवाल हम पर खड़ा कर रहे हैं। तो ये बड़ी मजाकिया बात है। अभी बात आई कि मोदी जी के नाम पर वोट मांगा जा रहा है और हमारे पास लीडर नहीं है। अगर हम आपके पास लीडर होते तो जिनका आप नाम ले रहे हैं उनको आप अपनी पार्टी में शामिल करा के मुख्यमंत्री बनाते क्या? अरे आप तो उधार की पार्टी है, उधार के नेता है, आपके पास उधार की आइडियोलॉजी है, आपके पास है क्या भाई? आज भारतीय जनता पार्टी में आज 140 के ऊपर सांसद कांग्रेस से गए हुए हैं, कांग्रेस की विचारधारा के लोग गए हुए हैं, और आप कहते हो डंका बजाते हो कि आपका डंका बज रहा है। भाई सर इसका वैसे दूसरा पक्ष ये भी हो सकता है कि मतलब क्या उनकी विचारधारा आपसे मेल नहीं खाती, लेकिन आपके इस आरोप का जवाब प्रमोद स्वामी जी से होते। प्रमोद जी सर थोड़ा समय की सीमा है, संदीप जी थोड़ा समय की सीमा। प्रमोद जी सवाल ये है, वो ये कह रहे हैं कि अगर घुसपैठ इतनी बड़ी समस्या है तो आपकी इतनी जो सरकार केंद्र से लेकर राज्य में रही है, आप हैट्रिक की बात कर रहे हैं, क्यों नहीं आप लोगों ने जमीन पे कार्यवाही की और आंकड़े जारी कीजिए कि साहब आपने क्या कार्रवाई की, उसका नतीजा क्या निकला? प्रमोद जी घुसपैठ के मुद्दे पे देखिए, अगर आप माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी का ट्विटर अकाउंट देखें तो वो रोज ट्वीट करके बताते हैं कि आज इतने बांग्लादेशियों को हमने पुशअप कर करके बाहर निकाला। आज एक 1.60 लाख जो एक बीघा जो जमीन थी वो हमने घुसपैठियों से मुक्त करवाई है। महान गुरु श्री शंकर देव जी का जन्म स्थान है, उस पर भी घुसपैठियों ने कर लिया था, वनांचल की भूमि पे कब्जा कर लिया। तो देखिए, और जब आसाम एकॉर्ड होने के बाद में उसमें 3D थे, डिटेक्ट, डिलीट एंड रिपोर्ट। एनआरसी हमने करवाई, लेकिन उसमें कुछ त्रुटियां रह गई और हमने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दिया कि बॉर्डर इलाके में रीवेरिफिकेशन करवाया जाए, लेकिन वो याचिका सुप्रीम कोर्ट में है और रीवेरिफिकेशन के लिए उन्होंने हमें इजाजत नहीं दी। तो अब हम किसी को जबरदस्ती तो घुसपैठिया बोल करके उसको बॉर्डर से बाहर नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद में भी माननीय मुख्यमंत्री जी के दृढ़ इच्छा शक्ति के वजह से संदीप जी आपके आरोप का जवाब ले रहा हूँ। संदीप जी आपके आरोप का जवाब ले रहा हूँ। हाँ जी ठीक है, जल्दी से रवि जी सवाल ये है कि प्रधानमंत्री ने लगातार कहा कि साहब सबसे बड़ी समस्या घुसपैठ की है और पहचान को लेकर लगातार काम करने की बात प्रधानमंत्री करते हैं और हैट्रिक लगाने का दावा और कांग्रेस की हार की हैट्रिक, ये किस प्रकार से इस वक्त आप चुनावी समर देख रहे हैं असम में? रवि जी देखिए, एक चीज और मैं बता दूं, गोपीनाथ बरदोलई ने जो भूमिका असम को बचाने में की है
और उसके बाद जो फॉलो अप होना चाहिए था, गोपीनाथ बरदोले की जो भावना और जिस ढंग से उन्होंने असम को बांग्लादेश में जाने से बचाया, उसके बाद की जो रणनीति थी या जिस ढंग से कार्रवाई करनी थी वो नहीं हुई, इसलिए आज असम में घुसपैठ बड़ा मुद्दा हुआ और 6-7 साल तक आंदोलन चला। आज असम में देखिए, अभी भी असम के लोग चाहते हैं कि असम में एक स्थिर सरकार हो और ऐसी सरकार हो जो केंद्र के साथ तालमेल करते हुए चले, क्योंकि असम की बात नहीं, असम नॉर्थ ईस्ट का प्रवेश द्वार है। तो पूरे नॉर्थ ईस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने के लिए और इस विकास की गति को इसी गति में आगे ले जाने के लिए असम में एक मजबूत सरकार की जरूरत है। शायद स्थिरता को लेकर भी लगातार बात चल रही है और कनेक्टिविटी पे बहुत ज्यादा फोकस है। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम और पुडुचेरी में भी चुनाव प्रचार जोर शोर से जारी है। 9 अप्रैल को केरलम, पुडुचेरी में एक ही चरण में वोटिंग होगी, जिसको लेकर प्रचार अभियान अपने अंतिम दौर में है। तो उधर तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में भी प्रचार अभियान जोर शोर से देखने को मिल रहा है। कहीं नामांकन का काम हो रहा है तो कहीं स्टार प्रचारकों की रैलियां और रोड शो में भारी भीड़ उमड़ती दिखाई पड़ रही है। इस बीच सभी दल अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं तो विरोधियों पर जोरदार तरीके से हमलावर भी नजर आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने केरलम के अलापुझा में रोड शो किया। इस दौरान पार्टी समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ी, जिससे पूरे शहर का माहौल उत्साह और जोश से भर गया। रोड शो के दौरान अमित शाह ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। केरलम की 140 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव 9 अप्रैल को होंगे। वहीं केरलम के कुन्नूर में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने एक जनसभा को संबोधित किया। प्रियंका गांधी ने कहा, LDF और बीजेपी के बीच एक सीक्रेट डील हुई है। That there has been a secret deal between the LDF and the BJP. We have seen massive theft in Sabarimala, but nothing, not one word from the Prime Minister. पश्चिम बंगाल में चुनावी मौसम जारी है। TMC नेता और बेलेघाटा विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार कुणाल घोष ने विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने से पहले रोड शो किया। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने तमिलनाडु चुनाव के लिए अविनाशी विधानसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल किया। दूसरी तरफ चेन्नई में बीजेपी कैंडिडेट तमिलसाई सुंदरराजन के नॉमिनेशन पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, इस बार तमिलनाडु में कमल खिलेगा। The lotus will blossom. Anti-Tamil Nadu Stalin government, full of corruption, full of family politics, dynastic politics, failed government with no policy, no program, no development for the city of Chennai, for the people of Chennai, for the people of Mylapore. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले बेहाला पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। भाजपा के उम्मीदवार इंद्रनील खान ने आरोप लगाया है कि TMC के कार्यकर्ताओं ने पार्टी के चुनाव कार्यालय में तोड़फोड़ की। चुनाव आयोग के अनुसार इंद्रनील खान की शिकायत पर रत्ना चट्टोपाध्याय के खिलाफ परनाश्री पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज हुई है। चुनाव प्रचार, रैली और रोड शो को देखकर ये दावा करना बेईमानी होगी कि जनता किसकी ओर है। हालांकि सभी पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं, लेकिन जीत का असली ताज किसे मिलेगा ये 4 मई को ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। पश्चिम बंगाल के मालदा में न्यायिक अधिकारियों का घेराव करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने NIA को आदेश दिया है कि इस जांच को अपने हाथ में लेकर पूरे मामले की शुरू से जांच की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल पुलिस को आदेश दिया है कि वो तुरंत जांच से जुड़े सभी दस्तावेज NIA को सौंप दे और इस मामले में NIA की हर संभव मदद करे। वहीं NIA ने कोर्ट में कहा है कि 3 FIR मुख्य मामलों के लिए और 9 उससे जुड़ी FIR दर्ज की गई हैं।
वहीं अब तक कुल 24 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के तहत मिली विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए जांच NIA को सौंपी है। इस सुनवाई के समय पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी और DGP को फटकार लगाते हुए जस्टिस बागची ने कहा कि आप लोग राज्य की छवि और सुरक्षा व्यवस्था को सुधारने में मदद करें, हमें मजबूर मत कीजिए। वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी का भड़काऊ बयान सुप्रीम कोर्ट की कटघरे तक पहुंच गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नादिया में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को लेकर अनर्गल प्रलाप किया था। ममता बनर्जी लगातार अपनी जनसभाओं में चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और सुरक्षित बनाए रखने के लिए की जा रही व्यवस्थाओं को लेकर नकारात्मक टिप्पणी करती रही हैं। चुनाव आयोग ने आज सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी के इन्हीं भाषणों में से एक का हवाला देते हुए कहा कि चुनावी भाषणों में लोगों से कहा जा रहा है कि यूपी से CRPF आपको पीटने आ रही है और तैयार रहो। चुनाव आयोग ने कहा कि इस तरह की बातों से केवल माहौल बिगाड़ने का काम हो रहा है। उल्लेखनीय है कि पिछले चुनावों में पश्चिम बंगाल में कई जगह मारपीट और लोगों को धमकाकर मतदान करने से रोका गया था, जिसका ध्यान में रखते हुए इस बार चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से सख्त और हर गतिविधि पर नजर रख रहा है। সাথে এসছে NIA, ED, CBI, আর আজকে আমি শুনলাম 200 গাড়ি করে অযোধ্যা দিয়ে উত্তরপ্রদেশ থেকে CRPF নিয়ে আসছে আপনাদের উপর হামলা করার জন্য। কেউ ভয় পাবেন না। এটা 15 দিনের ছলনা, 15 দিনের খেলা, 25 দিনের খেলা। তারপরে বুঝবে ঠেলার নাম বাবাজি, ঠেলার নাম বাবাজি, तारा बुझबे। वहीं धमकी भरे भाषण में तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी भी पीछे नहीं है। सोमवार को मुर्शिदाबाद के जलंगी की सभा में अभिषेक बनर्जी ने विधानसभा में जीत के दावे के साथ कहा कि परिणाम घोषणा तक दांत पर दांत भींचकर तकलीफ होने पर भी आप लोग इंतजार करें। परिणाम घोषित होने के बाद हम सूद समेत जवाब देंगे। मैं ये वादा करके जा रहा हूं। TMC के महासचिव जब ऐसी भाषा बोल रहे थे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कार्यकर्ता क्या करते होंगे। তো ফল ঘোষণা অবধি দাঁতে দাঁত চিপে কষ্ট হলেও আপনারা অপেক্ষা করুন। ফল বেরোনোর পর সুদে আসলে জবাব দেব, আমি কথা দিয়ে যাচ্ছি, সুদে আসলে জবাব দেব। वहीं लगातार फटकार के बावजूद TMC अराजकता से बाज नहीं आ रही है। हिंसक राजनीति का ताज़ा और शर्मनाक मामला बेहाला के पर्णश्री इलाके में देखने को मिला है। यहाँ BJP उम्मीदवार इंद्रनील खान के कार्यालय पर हुए हमले में तृणमूल उम्मीदवार रत्ना चट्टोपाध्याय और उनके साथियों को आरोपी बनाया गया है। चुनाव आयोग के कड़े रुख के बाद पर्णश्री थाने में इनके खिलाफ FIR दर्ज की हुई है। हिंसा की ये आग केवल यहीं तक सीमित नहीं रही। पूर्व मेदिनीपुर के पटाशपुर में भी BJP प्रत्याशी शांतनु प्रामाणिक के प्रचार के दौरान उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया, जिसकी तस्वीर खुद विपक्ष के नेता शिवेंदु अधिकारी ने साक्ष्यों के साथ दी है। दक्षिण 24 परगना के बसंती में एक पुलिसकर्मी को सरेआम लाठियों से पीटने की घटना ने कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी थी। तो वहीं नादिया में हंसखाली में एक शिक्षक को महज इसलिए प्रताड़ित किया गया क्योंकि उन्होंने निष्पक्षता का सवाल उठाया था। और यहां पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। माफ कीजिए। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए
रिश्ते बन रहे हैं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। देश हो रहा है आयुष्मान, मुफ्त उपचार मिल रहा, अब कोई लाचार ना रहा, जन जन का हो रहा कल्याण। गरीबों की शान ये है स्वास्थ्य का वरदान। आयुष्मान आयुष्मान देश हो रहा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत करोड़ों लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज के हकदार। तो आप भी आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और आयुष्मान कार्ड बनाएं। अधिक जानकारी के लिए 14555 पर कॉल करें। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से आपका बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। भारतीय जनता पार्टी के 47वें स्थापना दिवस पर आज देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रधानमंत्री ने पार्टी के स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी और कहा कि पार्टी हमेशा से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत से प्रेरित होकर समाज सेवा में अग्रणी रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता निस्वार्थ सेवा, अटूट समर्पण और सुशासन के प्रति गहरी प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं। इस मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भाजपा मुख्यालय पर झंडा फहराया, तो केंद्रीय मंत्रियों से लेकर तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने देश के अलग अलग शहरों में भी कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। भाजपा के 47वें स्थापना दिवस के मौके पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। देश भर में फैले असंख्य भाजपा कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में जोश और उत्साह के साथ भाग लिया और पार्टी के लिए समर्पित और संकल्पित होकर निष्ठा के साथ काम करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के 47वें स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने कहा कि पार्टी हमेशा से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत से प्रेरित होकर समाज सेवा में अग्रणी रही है। भारतीय जनता पार्टी ने वडोदरा में 1994 में महिला आरक्षण का प्रस्ताव पारित किया था। हमने ये भी तय किया था कि संगठन में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे और सरकार में आने के बाद हमने महिला आरक्षण का अपना वायदा पूरा करके दिखाया। अब हम पूरी शक्ति से जुटे हैं कि साल 2029 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम की भावना के अनुरूप ही चुनाव हो। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी नेताओं के साथ पार्टी के स्थापना दिवस पर पार्टी मुख्यालय में पार्टी का झंडा फहराया। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना तो 1980 में हुआ, लेकिन हम कह सकते हैं कि जनसंघ काल से जिस विचार को लेकर, जिस राष्ट्रवाद को लेकर हमारे वरिष्ठ नेताओं ने काम किया, वो आज भी हमारे लिए प्रेरणा का विषय है। भारतीय जनता पार्टी के 47वें स्थापना दिवस पर केंद्रीय मंत्रियों ने देश भर में अलग अलग राज्यों में भाजपा कार्यालयों में झंडा फहराया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केरल में तिरुवनंतपुरम, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने तमिलनाडु के चेन्नई और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के नागपुर में बीजेपी कार्यालय में झंडा फहराया। आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिन है और भारतीय जनता पार्टी का जो उद्दिष्ट था कि भारत को राष्ट्र का पुनर्निर्माण करके, हमें गर्व है कि भारत के लोगों ने, भारत की जनता ने हमें इतना प्यार, इतना आशीर्वाद दिया कि कहाँ हम 1984 में मात्र 2 सांसद थे, आज विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक राजनीतिक पार्टी बने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पार्टी के स्थापना दिवस पर गोरखनाथ मंदिर परिसर में हिंदू सेवा आश्रम में, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर के कोबा में पार्टी राज्य कार्यालय श्री कमलम में और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान भाजपा मुख्यालय में स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए और भाजपा का झंडा फहराया। हम सबसे पहले राष्ट्र को मानते हैं, उसके बाद हम पार्टी को मानते हैं और उसके बाद हम व्यक्ति को मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी जब अप्रैल 1980 को इसका गठन हुआ
तो ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय के उस एकात्म मानववाद की इस पार्टी का सिद्धांत होगा कि अगर हम सरकार में हैं तो हमारा जो अंतिम छोर पे बैठा हुआ व्यक्ति है, जो गरीब खेत के मुंडेर पे, उसके चेहरे पे मुस्कान लाना। आज भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मार्गदर्शन में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कार्यकर्ताओं के लिहाज से बनी है। भारत को एक समर्थ राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के साथ भाजपा का गठन 6 अप्रैल 1980 को नई दिल्ली के कोटला मैदान में आयोजित एक कार्यकर्ता अधिवेशन में किया गया, जिसके प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी निर्वाचित हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से पहले एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर एमडीएच मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के मद्देनजर भारत सरकार ने एक बार फिर से स्पष्ट किया है कि देश में किसी भी प्रकार के पेट्रोलियम पदार्थों या अन्य प्रकार की स्थितियों की कोई चिंता करने की बात नहीं है। इसके साथ साथ सरकार की ओर से आज ये भी स्पष्ट किया गया कि देश में खाद्यान्न पदार्थ की भी कोई समस्या नहीं है, फर्टिलाइजर्स की भी कोई कमी नहीं है। इस संघर्ष के बीच मिडिल ईस्ट से 2 भारतीय जहाज एलपीजी लेकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का रास्ता पार कर चुके हैं और अब आज से कल तक ये दोनों जहाज भारत पहुंचेंगे। साथ ही साथ जो एलपीजी की बुकिंग ऑनलाइन होती थी, वो संख्या लगातार सरकार के प्रयासों के बाद बढ़ते बढ़ते 97 यानी कि 97% हो गई है। सरकार ने कहा है कि देश में गैस और तेल की कोई कमी नहीं है। पश्चिम एशिया में घटनाक्रमों को लेकर एक महत्वपूर्ण अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें क्षेत्रीय स्थिति, सुरक्षा, कूटनीति और भारत के दृष्टिकोण पर जानकारी दी गई। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि देश में गैस और तेल की कोई कमी नहीं है और एलपीजी गैस बुकिंग 97% तक बढ़ी है। वहीं 42 लाख कमर्शियल सिलेंडर भी उपभोक्ताओं तक पहुंचाए गए हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि जनता को कम परेशानी हो। उन्होंने बताया कि सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में एलपीजी का स्टॉक है और किसी भी एजेंसी में सिलेंडर की कोई कमी नहीं है। 2 कार्गो हार्मुज क्रॉस कर चुके हैं और इनमें से एक 7 अप्रैल और दूसरा 9 अप्रैल तक भारत पहुंचेगा। सरकार लगभग 50 लाख सिलेंडर रोज दे रही है और 5 हफ्ते में 18 करोड़ घरों को एलपीजी सिलेंडर पहुंचाया गया है। हमारे किसी भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। हमारी ऑनलाइन बुकिंग रिकॉर्ड हाई 97% पर है। डाइवर्जन को रोकने के लिए डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड या ओटीपी की व्यवस्था की गई है और अब लगभग 90% डिलीवरी इस ओटीपी कोड के द्वारा ही की जा रही है। उपभोक्ता मामलों से संबंधित विभाग के मुताबिक जरूरी सामानों की कीमतें डेली बेसिस पर मॉनिटर की जा रही हैं। विभाग की तरफ से एडिशनल सेक्रेटरी अनुपम मिश्रा ने बताया कि गलत तरीके से कीमत बढ़ाने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इसके लिए कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जो सभी राज्यों से लगातार संपर्क में है। There are 40 commodities of which we daily get prices from across India. 528 centers are there. Now these prices are collected from each one of the centers. For retail prices, there are 3 centers, and for the wholesale price in each of those 528, 1 point. These are collected by someone who physically visits these retail centers or the wholesale centers. We have an app. The prices are updated over there. खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के मुताबिक सरकार के पास खाद्यान्न का पर्याप्त मात्रा में भंडार है। विभाग की संयुक्त सचिव सी शिखा ने बताया कि डिपार्टमेंट प्रोक्योरमेंट को लेकर भी लगातार राज्यों के साथ बात कर रहा है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि देश में खाद्यान्न की कोई कमी ना हो। We have adequate buffer stock of both wheat and rice, almost 3 times the buffer stock norms which is there. For wheat we have around 222 LMT. And for rice, we are having around 380 LMT. So both put together around 602 LMT of
food stocks are available with us, as well as any emergency requirement, if any. As you all know, the NFSA Act, that is National Food Security Act, ensures continued access to food grains for vulnerable population. पश्चिम एशिया संकट के कारण उत्पन्न हुई परिस्थितियों और उनसे निपटने के लिए सरकार ने हर मोर्चे पर तैयारियां कर रखी हैं, जिसका असर जमीनी स्तर पर भी नजर आ रहा है। डीडी न्यूज के लिए दीपक सिंह रावत की रिपोर्ट। सरकार ने रसोई गैस की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए 5 किलो वाले छोटे एलपीजी सिलेंडरों की बिक्री तेज कर दी है। अब इससे खरीदने के लिए एड्रेस प्रूफ की जरूरत नहीं होती, जिससे लोग नासिक के लोगों को भी एक बड़ी राहत मिल रही है। अभी मुझे आसानी से सिलेंडर मिल रहा है, इसमें खाना बनाने में कोई तकलीफ नहीं हो रहा है। हम लोगों को बहुत सुविधा हो गया है और बहुत आसान हो गया है। इसे सिलेंडर 5 लीटर मिलने के बाद हम लोगों को कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है। अभी जो गैस का किल्लत हुआ, कंपनी ने जो हमें 5 केजी का गैस का बाटल मुहैया करवाया, उससे बहुत राहत मिला है। हम लोग को दिक्कत हो रहा था खाना बनाने में, वो अब हट गई है। तो मतलब हम लोग को 5 लीटर का गैस में अब सुविधा से मिल जाती है, खाना बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। एक आईडी लगता है, अपना आईडी से ही मिल जाता है और ये वजन में भी हल्का रहता है, 5 केजी का ही रहता है। एजेंसी से आसानी से गैस मिल रहा है 5 केजी का, जिसके लिए एड्रेस का ज़्यादा वो नहीं है, आईडी पे मिल जा रहा है। तो वहीं मुंबई जैसे महानगर में भी छोटे एलपीजी सिलेंडरों की बढ़ती आपूर्ति ने हजारों जरूरतमंद लोगों को बड़ी राहत दी है। घरेलू रसोई गैस और व्यावसायिक रसोई गैस की आपूर्ति में जो किल्लत हुई है पिछले कुछ दिनों, हालांकि उसको जो है पाटने का पूरा प्रयास चल रहा है। इस बीच में कंपनी के द्वारा, सरकार के द्वारा 5 लीटर गैस की आपूर्ति जो है वो सुनिश्चित की गई है। और यहाँ जो 2 कतार आप इस वक्त हम मानखुर्द में जो कतार आप 2 यहाँ पे देख रहे हैं, एक कतार बेसिकली उनकी है जो कि नया कनेक्शन ले रहे हैं, ये 5 लीटर का गैस है। और दूसरी कतार उन लोगों की है हमारे बाएं साइड, जो कि अपनी गैस जो खाली सिलेंडर है वो लेके आए हैं और वो यहाँ पे रिफिल करा रहे हैं। कुल मिलाकर दोनों जो कतार है वो आपको यहाँ पर दिख रही होगी। जो लोग आए उनसे हम कितनी देर से लगे हुए हैं आप कतार में? मेरे को अभी आधा घंटा हुआ। आधा घंटा हुआ। तो रिफिल करें कब लिए आप ये सिलेंडर लिए? ये आज ही हमको पता चला इधर मिल रहा है, इसके लिए आज हम नहीं जाए। तो ये तो आपको रिफिल कराने आए हैं ना? पहले आपका इसका मतलब कनेक्शन लिए कब थे आप? ये कनेक्शन मैंने वो 4 साल हुआ लिया कि तो मेरे को मिल रहा था, लेकिन अभी मालूम ये पता कि इधर ही मिल रहा है खाली, तो इसके लिए इधर आ गया। हम आपको दिखा दें कि जो पूरा आप देख रहे हैं कि बेसिकली जहाँ पे गोदाम है गैस की आपूर्ति जो यहाँ पे हो रही है। पति जी बताइए किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं सिचुएशन को? सर जैसे लोगों के पास अभी 14 केजी और 5 केजी सिलेंडर्स बहुत कम है, तो गवर्नमेंट ने कल से स्टार्ट किया है कि 5 केजी का आप ऑफिशियली इनका आधार कार्ड लेके कनेक्शन बना सकते हैं। तो जैसे लाइफ में उनको रिफिल ऐसे ही आसानी होती जाएगी जब तक गवर्नमेंट का गैस सप्लाई नॉर्मल ना हो। बुकिंग स्पैन भी बढ़ गया है, जैसे फैमिली सबकी बहुत बड़ी है तो 14 किलो किन के घर पे पूरा नहीं चलता है, तो उनके लिए भी गवर्नमेंट ने 5 केजी खाली आधार कार्ड या तो कोई वैलिड डॉक्यूमेंट लाना बोला है और उनको जो ऑफिशियल रेट है 1569 वो लेके उनको पूरा सिलेंडर देना है। दिक्कत ना हो। अपने सहयोगी सुरेश काले के साथ मुकेश कुमार सीतल, दूरदर्शन समाचार, मुंबई। पश्चिम एशिया में 48 घंटे की डेडलाइन ने तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ चेतावनी दी है कि समझौता नहीं हुआ तो ईरान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, जबकि ईरान भी झुकने को तैयार नजर नहीं आ रहा। इस बीच सीज फायर को लेकर 2 चरणों वाली योजना की बात सामने आई है, जिसमें पहले युद्ध विराम और फिर स्थायी शांति समझौते की बात सामने आ रही है। आप देखिए इस खबर को, मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। 48 घंटे की नई डेडलाइन पहले ही युद्ध से करा रहे पश्चिम एशिया के तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है। दुनिया टकटकी बातें देख रही है कि होर्मुज से अमन बहेगा या खूनी संघर्ष। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साफ कह चुके हैं कि समझौता नहीं मिला तो ईरान को नेस्त नाबूद कर देंगे। ईरान भी अड़ा हुआ है और अमेरिका को ललकार रहा है कि पाषाण युग में पहुंचा कर तो देखो। हालांकि इन धमकियों के बीच ट्रंप समझौते की उम्मीद की बार बार दुहाई दे रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मध्यस्थों के जरिए सीज फायर की योजना पर काम चल रहा है। अगर सहमति बनती है तो पहले 45 दिन का सीज फायर लागू होगा, फिर इस दौरान स्थायी शांति समझौते पर बातचीत होगी। बताया जा रहा है कि मिस्र, तुर्की और पाकिस्तान बातचीत में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। रॉयटर्स के सूत्रों के मुताबिक युद्ध खत्म करने और तुरंत सीज फायर लागू करने का प्रस्ताव दोनों पक्षों को मिल चुका है। योजना पर आज सहमति बनाने की कोशिश होगी।
प्रस्ताव में 2 चरणों में समझौते की बात कही गई है। पहले चरण में तत्काल सीजफायर लागू होगा, जबकि दूसरे चरण में व्यापक शांति समझौता होगा। योजना के तहत युद्ध विराम के साथ होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने का प्रस्ताव शामिल है, ताकि वैश्विक तेल आपूर्ति बहाल हो सके। इसके अलावा संभावित प्रस्ताव में ईरान द्वारा परमाणु हथियार न बनाने की प्रतिबद्धता और बदले में प्रतिबंधों में राहत व फंड रिलीज जैसे मुद्दे शामिल हो सकते हैं। प्रस्ताव के मुताबिक सीजफायर लागू होने के बाद 15 से 20 दिनों में स्थायी समझौते को अंतिम रूप दिया जाएगा। वहीं एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि पाकिस्तान का प्रस्ताव तेहरान को प्राप्त हो चुका है और इसकी समीक्षा की जा रही है। हालांकि उन्होंने साफ कर दिया है कि अस्थायी युद्ध विराम के बदले होर्मुज स्ट्रेट किसी भी कीमत पर नहीं खोला जाएगा। ईरान को किसी तरह का दबाव और डेडलाइन मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा कि तेहरान का मानना है कि अमेरिका किसी स्थायी युद्ध विराम के लिए तैयार नहीं है। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति कार्यालय से जुड़े अधिकारी मेहदी तबातबाई ने कहा है कि होर्मुज स्ट्रेट को तब दोबारा खोला जाएगा जब ट्रांजिट टोल का एक हिस्सा युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि अगर समझौता नहीं हुआ तो वो सब कुछ बर्बाद करने और तेल पर कब्जा करने पर विचार कर रहे हैं। इन धमकियों के बीच ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची ने भारत के अपने समकक्ष एस जयशंकर से बात की है। दोनों नेताओं के बीच पश्चिम एशिया की ताज़ा स्थिति पर चर्चा हुई। इसके अलावा कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जसीम अल थानी और यूएई के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान से भी बात हुई है। ऐसा समझा जाता है कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर इस संघर्ष के असर के मुद्दे पर प्रमुखता से बातचीत की गई। इस बीच ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट पर भारत को लेकर अपना रुख साफ किया है। ईरान के राजदूत ने कहा है कि भारत समेत अपने सभी मित्र राष्ट्रों के लिए इस समुद्री मार्ग के इस्तेमाल को लेकर एक खास व्यवस्था तैयार की गई है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा होर्मुज के नाम पर थरथरा रही है, तब भारत के 9 जहाज इस रास्ते को पार कर चुके हैं, जिसमें 7 भारत पहुंच चुके हैं और 2 जल्द ही पहुंचने वाले हैं।